Hi everyone, a warm welcome to GSS Sports. So today we are going to have conversation with Mr. Anil Basak, who has secured All India rank 45 in UPSC 2020. So before cracking UPSC 2020, Mr. Anil has done BTech in Civil Engineering from IIT Delhi. After that, he started preparing for the Civil Service examination. In 2018, unfortunately, he couldn't clear the examination. In 2019, he got All India rank 616 and was given IRS by Government of India. And in 2020, he has got All India rank 45 and he is all set to become IAS officer of this country. So Anil, first of all, congratulations. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर भी यहाँ पर. So Anil, we are going to have this conversation mains oriented. So could you please share your experience, your journey with respect to the examination of mains, please? Yes. नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून सभी को, और धन्यवाद मुझे प्रोग्राम में बुलाने के लिए. मेंस की जो जर्नी है, हाँ, इसको तो मैं जरूर शेयर करना बनता है, क्योंकि अगर हम देखें 86% ऑफ द जो मार्क्स है वो मेंस में ही होता है. अगर हम देखें 2025 मार्क्स का जो फाइनल एग्जाम का जो वेटेज है, प्रीलिम्स तो हमें पता है कि वो सबसे मतलब पहला स्टेज है और क्वालिफाइंग स्टेज है. वो तो चलिए बैरियर एक हो गया कि वो हमें आईएएस या कोई भी सर्विस लेने से रोकता है, लेकिन वो हमें देता नहीं. लेकिन जो रियल जो गेम चालू होता है वो चालू होता है एग्जाम में, मेंस में. और मतलब सही गेम सही में जो हमें काम तो हमारा ऑफिस एज्यूम करने के बाद ही चालू होता है. बट मेंस में यस, मेंस जो है सबसे इम्पोर्टेंट है. जो 1715 यानी 1750 मार्क्स, 1750 मार्क्स होता है मेंस में. और 2025 हमें पता है टोटल मार्क्स होते हैं 275 नंबर इंटरव्यू के होते हैं या पर्सनालिटी टेस्ट के. तो जिसमें हमें पता है कि 1750 मार्क्स या 1750 जो मार्क्स है वो 7 into 250 करके आता है. तो इस तरह से 1750 हो गए, और जो दो पेपर क्वालिफाइंग होते हैं वो तो उसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं. अब हम आते हैं मेंस को कैसे प्रिपेयर किया. तो मेरे हिसाब से जो मेंस है और जो प्रीलिम्स है या पर्सनालिटी टेस्ट ही कह लीजिए, ये तीनों का प्रिपरेशन हम लोग साथ साथ ही हमारा चल रहा होता है. पर्सनालिटी टेस्ट का भले ही हम प्रिपरेशन कभी करते नहीं है, मेंस के बाद ही भले ही करते हो, लेकिन ये हमारा जीवन भर से ही इसका चल रहा है, पर्सनालिटी टेस्ट का प्रिपरेशन, या कह लीजिए प्रीलिम्स मेंस दोनों का. लेकिन फॉर्मली हम लोग एंटर करते हैं प्रिपरेशन में जब भी मे बी कॉलेज के टाइम, जॉब के बाद, मे बी मैरिज के बाद, किसी भी वेडिंग के बाद, कभी भी लोग एंटर कर सकते हैं. यही ब्यूटी है इस एग्जाम का, और किसी भी फील्ड से एंटर कर सकते हैं. तो मेरे मायने मेरे दिमाग में यहाँ मैं ऐसा मानता हूँ, जितना मैंने लोगों को देखा है, कि 1.5 साल से 2 साल लगभग लग जाता है ऑप्शनल और जनरल स्टडीज को तैयार करने में. सो किसी पर्सन को अगर प्रीलिम्स में अपेयर होना जून 2000 में भी 24 में, तो उसे जो है जून 2022 से लगभग स्टार्ट कर देना चाहिए. नहीं भी तो दिसंबर 2022 से तो कम से कम कर ही देना चाहिए. 1.5 साल तो कम से कम लग जाता है ऑप्शनल और जनरल स्टडीज को कवर करने में. और जहां तक मेंस का सवाल है, तो मेंस और प्रीलिम्स जो है साथ साथ चलेगा प्रिपरेशन हमारा. और अगर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट है एग्जाम में, तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि उन्हें एक्सक्लूसिवली 4 महीने प्रीलिम्स के लिए देना चाहिए. एक्सक्लूसिवली मतलब वो टॉपिक्स को ही पढ़िए जो सिर्फ प्रीलिम्स में काम आता है, जैसे कि टाइगर रिजर्व्स हो गया, नेशनल पार्क्स हो गया, मे बी आपका जो एंशियंट हिस्ट्री जो होता है, ये सारी चीजें जो सिर्फ प्रीलिम्स में पूछा जाता है. बैंकिंग के क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स में, मींस में जबकि बैंकिंग के सवाल आते ही नहीं है. इसका रीजन है कि सिलेबस में मेंशन ही नहीं है बैंकिंग मींस में, और दूसरी बात है कि कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया ही नहीं है. तो अल्टीमेट जो चीज है, अभी मैं बताऊंगा अल्टीमेट कोड ब्रेक, तो अभी मैंने एक्चुअली कल ही एक टॉक में दिया था. अभी दोबारा मैं इसको रिपीट करूंगा, अल्टीमेट कोड ब्रेक क्या है एग्जाम का. तो फाइनली ये है कि हमें जो है हैंड इन हैंड चलना चाहिए प्रीलिम्स मेंस का तैयारी. और हमें एक्सक्लूसिवली जो है प्रीलिम्स पे प्रीलिम्स एग्जाम से 4 महीने पहले आ जाना चाहिए. तो अगर जून में अगर प्रीलिम्स है, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि मई तक पेपर सेट हो जाता है. तो अप्रैल महीने तक का जो है करंट अफेयर्स हमें करके जाना पड़ता है अगर जून में एग्जाम है तो और इसका मतलब अगर जून में सपोज एग्जाम है, जून 2000 में भी 22 में एग्जाम है, तो हम लोग जो है जून से 4 महीने पहले जैसे कि फेब में स्टार्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव. और जो जून में आपका सपोज एग्जाम हो गया, और जो मींस का जैसे है, तो मींस तो साथ साथ आपका चलते ही रहेगा. तो मींस तो फरवरी से, जैसे जो भी प्रीलिम्स से 4 महीने पहले तक तो आप मींस और प्रीलिम्स ही आप करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि प्रीलिम्स 4 महीने पहले तो आप एक्सक्लूसिव आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले पूरा फोकस ज्यादा मींस पे होना चाहिए. कि मींस के आंसर राइटिंग हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, ये सब चालू हो जाना चाहिए एज फार एज पॉसिबल पहले अटेम्प्ट के प्रीलिम्स से पहले. कम से कम 4-5 टेस्ट तो लिख ही लेना चाहिए. भले ही जो है टाइम आपको भले ही 3 घंटे की जगह 4 घंटे लग जाए, 4.5 घंटे लगा, इट्स ओके. लेकिन अगर स्ट्रक्चरिंग अच्छी है तो टाइम को कम किया जा सकता है. प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो भी 90 दिन 100 दिन होता है, इसके बीच में आप जो है अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं आंसर राइटिंग का. सबसे पहला ध्यान होना चाहिए कि हमें जो है अपना स्ट्रक्चरिंग ठीक करना है. और मेंस का जो है मतलब बहुत ही सिंपल सा जो रूल यही है कि एक सोर्सेस जो होना चाहिए मेंस में कम होना चाहिए. मेंस या प्रीलिम्स में भी कह लीजिए, प्रीलिम्स में थोड़ा सा ज्यादा होता है सोर्सेस, लेकिन मेंस में जितना कम सोर्सेस रखेंगे उतना अच्छा होता है. और एक ही चीज को जितनी बार पढ़ेंगे दिमाग में उतना ज्यादा फिट होगा.
और कहा जाता है कि फ्रीक्वेंट रिवीजन से जगह स्पेस्ड रिवीजन ज्यादा काम होता है। फ्रीक्वेंट रिवीजन मतलब आज जो पढ़ा वो कल पढ़ा, परसों पढ़ा, ऐसे करके आप ज्यादा टाइम तक याद नहीं रख पाएंगे। उससे बेहतर है कि आज पढ़िए, फिर एक हफ्ते बाद पढ़िए, फिर एक और हफ्ते, एक महीने बाद पढ़िए। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि जो अल्टीमेट जिसकी मैं कोड ब्रेक की बात कर रहा था, तो कोड ब्रेक कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। मैं कंपैरिजन ड्रॉ करने जा रहा हूँ। मैंने ब्लैक बोर्ड होता तो और अच्छे से समझाता। अगर हम देखें, पहले तो मैं कुछ डिस्क्लेमर देता हूँ। डिस्क्लेमर ये है कि मैं एक पवित्र किताब के बारे में बताना चाहता हूँ, दो होली बुक के बारे में, जो कि जिसपे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो चलता है। और इस किताब को ना मैं पूरा पढ़ पाया हूँ, ना पूरा पढ़ पाऊंगा, ना पूरी तरह से समझ पाया हूँ, ना समझ पाऊंगा। और लेकिन फिर भी ये किताब जो है, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ इसके बारे में पता होना चाहिए, या तो उसे पढ़ सके या फिर यूट्यूब पे भी वीडियोस इसके मिल जाएंगे। और उस किताब को हम लोग सब जानते हैं, वो किताब है भारत का संविधान, द होली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे ही अगर हम देखें, इसी पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का आंसर भी है। यूपीएससी जो है पॉलिटी से इतना ज्यादा सवाल क्यों पूछती है, उसका कारण यही है कि अरे इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एलिमेंट में जो हम भेज रहे हैं, हम ही लोग तो चुन के भेजे, उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। और बार बार, और ये किताब ऐसा कि जो बदल भी सकता है, अमेंडमेंट्स हुए 100 से ज्यादा। और इस किताब से ऊपर भी कुछ है, वो है भारत के 138 करोड़ लोग। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम है, ये भारत के संविधान के जैसा ही है। अब मैं कंपैरिजन ड्रॉ करता हूँ। कंपैरिजन नंबर 1 वो ये है कि अगर हम भारत के संविधान को देखें या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखें, इसके अंदर दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। पहला हो गया प्रियम्बल, जो समरी जो होता है आधा पेज का, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व, ये वाला पार्ट जो हो गया। और दूसरा पार्ट हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं आर्टिकल्स, जो बहुत सारे जो डिटेल में आर्टिकल्स होते हैं, 400 के आसपास जो आर्टिकल्स है। ये हो गए दो पार्ट हमारे भारत के संविधान के। अब मैं आता हूँ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में। तो इसके अंदर अगर हम देखें, इसको भी हम दो भाग में बांट सकते हैं एग्जाम को। ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के अलावा बाकी भी एग्जाम जो भी आप देते हैं, जो भी स्टैंडर्ड बॉडीज जो भी कराती है, जिनका भी रेप्यूटेशन बहुत अच्छा है, जैसे जेई एडवांस का एग्जाम है या अदर एग्जाम्स है, जिनमें बहुत अच्छी बॉडीज एग्जाम कंडक्ट करवाती है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में, तो उन एग्जाम्स के लिए ये बिल्कुल कोड ब्रेक लगेगा। और वो ये है कि जैसे मैंने बताया कि हमारे संविधान के दो भाग है, एक हो गया प्रियम्बल, दूसरा हो गया आर्टिकल्स। तो यहाँ पे जो है सिविल सर्विस एग्जाम को हम दो भाग में बांट सकते हैं। तो प्रियम्बल के एनालॉगस हो जाएगा सिलेबस। जैसे प्रियम्बल हो गया, समरी हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी तरह से सिलेबस हो गया, समरी हो गया एग्जाम का। दूसरा पार्ट आ गया, जैसे उधर आर्टिकल्स थे जो बताएगा डिटेल में, और यहाँ पे आ जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब मैं आता हूँ कंपैरिजन नंबर 2 पे। कंपैरिजन नंबर 2 ये है कि अगर हम देखें, तो जैसा मैंने बताया प्रियम्बल जो है वो समरी है संविधान का, आधा पेज में अगर समझना है तो इधर अगर आ जाए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में, तो यहाँ पे समरी है हमारा सिलेबस। थर्ड अब आते हैं, अब थर्ड चीज में अगर हम देखें, प्रियम्बल जो है बहुत कम बदलता है, मतलब सिर्फ एक बार बदला गया है। भारत जो है 1950 में गणतंत्र बना, रिपब्लिक, या जो हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है विद इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950 आया था। तो तब से लेकर के आज 71 साल हो गए, 71 ईयर्स आज। तो अगर हम देखें, प्रियम्बल को सिर्फ एक किया, और वो किया गया था 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उसमें जो 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो उसी तरह से यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का अगर हम सिलेबस देखें, जो प्रियम्बल के एनालॉगस है, वो सिर्फ एक बार ही चेंज हुआ है लास्ट 8-9 सालों में, वो है 2013 में। तो बस हमें जो है सिलेबस जो है वो हमें पता है, ये रहा सिलेबस 2013 में चेंज हुआ, और इसी तरह से प्रियम्बल कब चेंज हुआ, 1976। आते हैं कंपेरिजन नंबर 3 पे। उसके बाद अब आते हैं रियल चीज, अब यहाँ से रियल चीज चालू होते हैं। कंपैरिजन नंबर 3, अगर हम देखें आर्टिकल्स जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बताएगा कि हमारा संविधान है कैसा एग्जैक्टली, कि स्टेट्स के पास क्या पावर है, सेंटर के पास क्या है, लेजिस्लेचर जुडिशरी में क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, डीपीएसपी एटसेट्रा, बहुत कुछ। मतलब इतना जबरदस्त संविधान शायद ही किसी देश का होगा। तो इतना कुछ है आर्टिकल्स में। और इधर अगर हम आ जाए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में, तो आज 8 साल हो गए। 8 साल में 900 प्रीलिम्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब 2013 से 21 तक ले तो हम 9 बार पेपर आ चुके हैं, तो 900 क्वेश्चन आ गए प्रीलिम्स के। मेंस के तो फिर इसी तरह से हम बढ़ा लेंगे। तो ऐसे इतने सारे सवाल आ चुके हैं, तो उन सवालों में हमें सही में पता चलेगा एग्जैक्टली सिलेबस का क्या मतलब है। तो जैसे आर्टिकल्स हम पढ़ के ये बता सकते हैं कि प्रियम्बल एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा था, वो हमें आर्टिकल्स से पता चलता है। उसी तरह से यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में पास्ट ईयर क्वेश्चन जो है, वो एग्जैक्टली बताएगा कि हमारे पास एग्जैक्टली चाहती क्या है यूपीएससी। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आंसर।
अब एक सवाल ये आता है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से करे, कोई बुक खरीद ले, क्या कर ले? मैं कहूंगा कुछ नहीं खरीदने की जरूरत है, फ्री में सब काम हो सकता है। एक तो यूपीएससी अपने वेबसाइट पे अवेलेबल कराती है, और एक मृणाल सर है जो मृणाल.org का जो वेबसाइट चलता है जो फ्री में अवेलेबल है, वहां पे भी आप जा सकते हैं। वहां से आप प्रीलिम्स का आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेंस का तो उन्होंने और अच्छा कर रखा, प्रीलिम्स के भी अच्छे हैं। प्रीलिम्स में उन्होंने एनालिटिकल चीजें दिखाई है कि कॉमन सेंस कैसे यूज करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे यूज करना है। थोड़ा बहुत तो मैंने अपने यूट्यूब वीडियो में भी दिखाया था, डिडक्शंस को कैसे यूज करना है प्रीलिम्स में। तो वो तो चलिए है अपनी जगह। अब हम जो है ये हो गया। उसके बाद जो है आर्टिकल्स जैसा मैंने डिस्कस कर दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के लिए जैसे मृणाल सर ने भी जैसे बता रखा है वही उनके वेबसाइट पे। मेंस में उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कि मेंस में उन्होंने पहले सिलेबस का टॉपिक लिया, फिर उसके ऊपर क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया ये उन्होंने लिखा है। तो इससे जो है हमें सिलेबस भी दिखेगा और पास्ट ईयर क्वेश्चन भी एक साथ दिखेगा। जैसे अगर उन्होंने लिख दिया है कि इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, तो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स पे कौन से सवाल आए हैं एक्चुअली में, ये वो दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं समझ में आएगा अच्छा ये पढ़ना है। जब हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं तब हमें समझ में आ जाता है कि बैंकिंग जो है वो पूछा नहीं जाता है मेंस में, वो प्रीलिम्स का चीज है। बहुत बार लोग जो है बैंकिंग पढ़ते रहते हैं मेंस में, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस नहीं पूछा जाता है मेंस में। पूछ ले तो दैट इज रेयर। हमें जो है हाई प्रोबेबल, हमें जो ज्यादा प्रोबेबल है उसको करना चाहिए। किसी को नहीं पता कि क्या आने वाला है एग्जैक्ट 100% तो कोई श्योर नहीं है। तो जो प्रियम्बल जैसे मैंने कनेक्ट किया प्रियम्बल और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के सिलेबस को, कि प्रियम्बल जैसे समरी है तो सिलेबस भी समरी है। प्रियम्बल को जो है वो जिस्ट या समरी हो गया। प्रियम्बल जो है वो एक ही बार चेंज हुआ था, बहुत कम चेंजेस होते हैं प्रियम्बल में। तो उसी तरह से सिविल सर्विस एग्जाम के सिलेबस में भी बहुत कम चेंजेस होते हैं, 2013 में ही चेंज हुआ था, मे बी आने वाले टाइम में चेंज हो। बट जो जिस्ट जो है वो वहां पे मिलेगा। लेकिन अब जो है रियल डेप्थ अगर हमें जानना है कि एक्चुअली में क्या चीज है, ये तो समंदर के ऊपर का पानी है। समंदर कितना गहरा है ये जो है उसके अंदर जाके ही पता चलता है। तो इसके लिए ये है कि जैसे मैं भारत का संविधान समझना पड़ेंगे, 400 के आसपास है जितने भी कमी। हाँ जी। तो एक तो वहां से पता चलता है रियल मीनिंग क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आर्टिकल से। यहाँ पे अगर मैं रियल मीनिंग समझना, एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, डिमांड क्या है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो पर्सनालिटी टेस्ट हो, ये तीनों जगह काम करेगा पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना। तो तीसरा कंपैरिजन जैसे मैंने बोला कि रियल मीनिंग समझना और रियल इधर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में, तो हमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखना पड़ेगा पीवाईक्यूज। और पीवाईक्यूज मैंने बता दिया ये फ्रीली अवेलेबल है, यूपीएससी अपने वेबसाइट पे भी देता है और mrunal.org के वेबसाइट पे आपको दोनों का मिल जाएगा फ्रीली। आंसर्स इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है कि सवाल पूछे क्या जा रहे हैं। आंसर्स तो हर व्यक्ति के हिसाब से वेरी करेगा। अगर हम किसी से पूछे आप कहाँ रहते हो, तो ये हर किसी के लिए अलग अलग आंसर दिया जाएगा। तो इसी तरह से मेंस में बहुत बार जो सवाल तो उसका सब्जेक्टिव आंसर होता है। वो चाहते हैं कि हम अलग अलग के आंसर लिखे, लेकिन वो चाहते हैं हम अपनी दिल की बात लिखे, इसीलिए वो लोग कम समय भी देते हैं मेंस में, ताकि हम जो है कुछ ज्यादा कुछ सोच सोच के ना लिख पाए, जो दिमाग में है वो लिख दे, वही यही वो चाहते हैं। और मैं चौथे पार्ट पे आता हूँ, जो चौथा और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज हमें याद रखनी चाहिए, कि आज देश को 71 साल हो गए संविधान के इफेक्ट में आए हुए। और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसमें लर्नेड जजेस होते हैं जो 60+ एज होता है जनरली उनकी, 65 में रिटायर करते हैं। उनको आज 71 साल हो गए, संविधान को बार बार उन्हें रेफर करना पड़ता है जजमेंट्स देने से पहले। तो द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्यों नहीं एनालाइज कर सकते? तो मेरा यही सजेशन रहता है, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले आप पीवाईक्यू देखिए, उसके बाद टॉपिक पढ़िए, फिर टेस्ट दे दीजिए, फिर एनालाइज कीजिए मिस्टेक। अगेन जब रिवीजन करने जा रहे हैं फिर से पीवाईक्यू देखिए, फिर रिवाइज कीजिए, फिर टेस्ट देना दीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो जब भी आप पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो बार बार ये पथ पे वापस लाएगा। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, रोज नहाते हैं, रोज बाकी चीजें करते हैं, तो इसी तरह से प्रिपरेशन के दौरान बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए, दिमाग में फिट हो जाए जैसे। तो इससे ये पता रहेगा कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। लगभग 80% 90% टाइम आप समझ जाएंगे कि मैगजीन में कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है या अखबार में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है। तो ये जो है, ये चार जो 5 कंपैरिजन में ड्रॉ कर रहा हूँ, भारत का महान संविधान और भारत का जो एक प्रेस्टिजियस एग्जाम माना जाता है सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो दोनों में कंपैरिजन से यहाँ पे आंसर्स मिल जाएंगे लोगों को। और अब जो है जैसे अब जैसे मीन्स की जैसे हम लोग बात ही कर रहे थे कि भाई मीन्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो ऑब्वियसली मेंस में जो है आंसर राइटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग जो है मेरी भी बहुत अच्छी नहीं थी। मेरे बहुत सारे दोस्त पता है उनको कि मैं सोशल स्टडीज में अच्छा नहीं था, कॉलेज में भी बहुत सारे ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज में मैं अच्छा नहीं कर पाता था।
लेकिन ये था कि कुछ-कुछ मेरे आंसर राइटिंग जो है ईमेल्स जब मैं भेजता था एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्म्स के लिए यहाँ पे आईआईटी दिल्ली में सम कुछ रिफॉर्म्स करने थे जिसके लिए मैं खूब ईमेल्स लिखता था। वहाँ से मेरी आंसर राइटिंग इंप्रूव होना चालू कर हो गया था। आरटीआईज़ भी मैंने फाइल की, यहाँ से भी आंसर राइटिंग इंप्रूव होना चालू हो गया। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट्स लिखना चालू किया विज़न मतलब जिसका भी जिसी भी पास्ट ईयर क्वेश्चन या किसी स्टैंडर्ड कोचिंग का आप किसी भी कोचिंग का टेस्ट लिख सकते हैं एज लॉन्ग एज या किसी पास्ट ईयर क्वेश्चंस को ही लिख डालिए एज लॉन्ग एज कि वो क्वेश्चंस रिलेवेंट हो एग्जाम के लिए और कोई चेक करने वाला हो पर्सन आपके कॉपीज को कोई चेक कर दे मेंस के लिए प्रीलिम्स का तो इस वीडियो में तो हम लोग नहीं ले रहे हैं हम लोग मेंस की ही ज्यादा बातें कर रहे हैं तो मेंस के लिए बस इतना है कि किसी भी कोचिंग का ले लीजिए बस या किसी आप पास्ट ईयर क्वेश्चन ही ले सकते हैं या कोई भी फ्रीली अवेलेबल जो वेबसाइट्स होती है डेली कराती है बस वो क्वेश्चन एग्जाम के लिए रिलेवेंट होना चाहिए और रिलेवेंट कैसे पता चलेगा पास्ट ईयर क्वेश्चन कोई भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता सकता रिलेवेंट है कि नहीं जैसे कोई भी 100% संविधान को समझ नहीं पाया आज अगर पूरा सुप्रीम कोर्ट बिठा दे तो भी नहीं कह सकता कि हम पूरा संविधान समझ चुके हैं तो हम कैसे कह सकते हैं हम पूरा एग्जाम को समझ चुके हैं कोई नहीं समझा है तो यूपीएससी को खुद नहीं पता है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चंस जो है कुछ कुछ थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लोग सेट करते हैं देन वो फिट होता है देन जाके पूरा 100 क्वेश्चंस का पेपर आता है तो थ्रिलर होता है उनके लिए भी कि क्या आने वाला है तो इस तरह से हम देखें तो ये ब्यूटी है एग्जाम का इसलिए शायद जो है यहाँ पे तो हम कहते हैं कि यूपीएससी में भले ही इतना सारा सीक्रेसी होता है लेकिन फिर भी सब लोग ट्रस्ट करते हैं एक आंच भी नहीं आती यूपीएससी पे इसका कुछ कारण है कि उन्होंने अपनी रेप्यूटेशन सालों से बनाई रखी है एक ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट मैनर में कैसे एग्जाम करवाया जाता है देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं बड़े बड़े लोग के जो बच्चे हैं उनका कोई कांटेक्ट वगैरह नहीं चलता यहाँ पे ये है तो यहाँ पे सब लोग यूपीएससी को इसलिए नतमस्तक रहते हैं मैं भी रहता हूँ क्योंकि कोविड का टाइम था उस समय भी उन्होंने एग्जाम करवा के दिखा दिया तो ये कोई छोटी बात नहीं है जब हम कमीशन के अंदर जाते हैं तो हमें दिख जाता है कि कमीशन इतना जबरदस्त क्यों है तो इसके लिए तो है ही अब आप मेरे ख्याल से आप सवाल पूछेंगे तो फिर ठीक ठीक। अनिल, अगर मैं अब इस बेहतर साल, आंसर कर सकता हूँ हाँ मेन इस चीज तो साल मैंने बता दी जी, इस साल जितने बच्चे प्रीलिम्स में बैठे उसमें दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट तो वो है जो कि प्रीलिम्स के लिए पूरी तरह से जी प्रिपेयर्ड था, उसने प्रीलिम्स क्वालीफाई लगभग कर लिया, उसके मार्क्स 100 से ऊपर आ रहे हैं। जी जी और एक कैटेगरी के जी बच्चे जी वो हैं जो मेंस में ऑप्शनल जीएस मेंस सब कुछ खत्म करके बैठे हैं, वो उन्हें सिर्फ पॉलिशिंग करना है। तो इन दोनों कैटेगरी के जी जी स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटेजी कैसे डिफर होनी चाहिए, प्लीज इसको बता बताइए। एक कैटेगरी हो गया जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है एक जिनका कंफर्टेबली क्लियर हो रहा है और जे एक जिनका बाउंड्री लाइन केस है क्या आप ये पूछना चाह रहे हैं नहीं 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 नहीं, एक बच्चे जिन्होंने सिर्फ प्रीलिम्स के लिए फोकस किया था, वो प्रीलिम्स से बहुत ओके अच्छे थे, ओके जी मेंस की तैयारी उनकी जी करनी, जी और ये जी जो मेंस करके जी बैठे हैं जी उनको सिर्फ ओके पॉलिशिंग करना है। ओके जी 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 मैं समझ गया एक जो जिनका मेंस के लिए भी उन्होंने पहले ही काम कर रखा था और एक बच्चे ऐसे जिन्होंने सिर्फ प्रीलिम्स कर रखा था जी जी बढ़िया सवाल है देखिए पहले तो उन लोगों के लिए मैं बोलूंगा जिन्होंने सिर्फ प्रीलिम्स के लिए एक्सक्लूसिवली काम कर रखा है और उन्होंने मेंस का कुछ किया नहीं है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना हमेशा ये सोचना है कि जो भी मेरे पास रिसोर्सेस हैं जो भी मेरे पास अवेलेबल चीज है मैं उन्हीं में बेहतर करके दिखाऊंगा यही सरकार में भी आपको करना है बहुत बार आपके पास रिसोर्सेस होंगे नहीं लेकिन उसी से मैनेज करके देना है यही आर्ट है तो अब इसमें करना क्या है कुछ नहीं करना है आपको लो हैंगिंग फ्रूट्स जो है जो नीचे लटकते हुए जो फल है उनको तोड़ना है तो जो इजी चीज है उनको करते जाइए तो आप देखिए कहाँ से आप कम एफर्ट्स में ज्यादा नंबर ला सकते हो वो पेपर सबको पता है पेपर जीएस 4 इसके अंदर एफर्ट कम लगता है क्योंकि जो भी कीवर्ड्स दिए हुए हैं सिलेबस में उनको हमें उनका हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए सिंपल एकदम सिंपल तरीके से उन शब्दों में जो हम एग्जाम में रिपीट कर सकें लंबा डेफिनेशन नहीं चाहिए 2 लाइन 3 लाइन का डेफिनेशन चलेगा अगर हमें इंटीग्रिटी का डेफिनेशन लिखना 2 लाइन में लिख सकते हैं कि मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना सभी समय तो इस तरह से जो भी आपको लग रहा है तो छोटे छोटे डेफिनेशंस होना चाहिए उसके एग्जांपल्स होने चाहिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं दोनों के लिए ये लागू होगा जो प्रीलिम्स जिन्होंने मतलब जिनका प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव तैयारी है और जिनका प्रीलिम्स मेंस दोनों तैयारी है तो दोनों के लिए बस एक आंसर है कि मेंस अगर आपको सुधारना है ना तो जैसे मैंने एक अल्टीमेट कोड ब्रेक दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर करो एग्जाम को समझना है तो यहाँ पे भी कोड ब्रेक कुछ नहीं है आपको जो भी टॉपर्स थे या जो लोग एग्जाम क्लियर करके गए उनका आप कॉपीज देख लीजिए वहां पे अवेलेबल होगा किसी भी वेबसाइट में आप नेट पे ढूंढेंगे मिल जाएगा बड़े आराम से तो वहां उनके कॉपीज में आप जो है हर टॉपर अलग अलग प्रकार के स्टाइल में लिखता है किसी कोई पैराग्राफ में लिखता है कोई बुलेट्स में लिखता है कोई मिक्स करके लिखता है कोई बहुत सारे कलाकारी करता है फ्लो चार्ट्स डायग्राम एक्सेट्रा बनाता है सो व्हाट आई वुड सजेस्ट चाहे वो एसए हो चाहे वो जीएस के पेपर हो चाहे आपका ऑप्शनल ही क्यों ना हो तो उसमें आप टॉपर्स के जिन जिन सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आए जैसे जीएस 1 में जीएस 2 में तो आप उसके हिसाब से उठाइए ना कि रैंक वाइज उठाइए कि रैंक 1 का देख लेते हैं रैंक 5 का देख लेते हैं बेटर अगर किसी का रैंक 56 भी आया है और उसने जीएस में खूब फोड़ा है जीएस तो उसके वो कॉपीज उठाइए तो यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स लगाइए तो सबके उनका मार्कशीट अवेलेबल बहुत बार हो जाता है नेट पे आप गूगल करेंगे मिलेगा तो उनके वो पेपर जिनमें नंबर है उसको आप कॉपी पे लिखिए और उनके कॉपीज ढूंढने की कोशिश कीजिए नेट पे मिल जाएगा तो उन
के मॉडल कॉपीज को देखिए और कोशिश कीजिए उन कॉपीज को देखने का जो एग्जाम से जस्ट पहले लिखा गया हो। अगर मान लीजिए 20 सितंबर को सपोज एग्जाम हुआ था मेंस का 2021 में, जब भी हुआ था, जैसे इस बार हुआ था 8 जनवरी से चालू हुआ था 2021, तो मे बी दिसंबर लास्ट तक की जो कॉपीज मिलेंगी 2020 उनको अगर मिले, प्रेफरेबली नहीं भी तो पहले वाले उन कॉपीज को देखिए। कोई ना कोई ऐसा टॉपर होगा जिसका स्टाइल आपको पसंद आएगा, तो उसके स्टाइल में आप लिखना चालू कीजिए। वेरी सिंपल आंसर। आप हर कोई यूनिक में लिख के अच्छे नंबर लाता है, कोई बुलेट्स में, तो आप देखो कौन सा स्टाइल है। तो जितने टॉपर्स के आप वो मॉडल वो देखिए, आंसर जो वो लोग लिख के रखे हैं उससे सीखिए और अपने आप को इनकॉर्पोरेट कीजिए और फिर टेस्ट लिखना चालू कीजिए। टेस्ट लिखने में बस एक ही चीज है कि सबसे पहले तो स्ट्रक्चरिंग को सही कीजिए। पहले समय ज्यादा लग जाए, इट डजंट मैटर, पहले स्ट्रक्चरिंग ठीक हो कि क्वेश्चन की डिमांड को समझ रहे हैं, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में ठीक ठीक से लिख पा रहे हैं। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट पे आया, फिर जो है 3 घंटे में टेस्ट लिखने की आदत डालनी, कम से कम 8 के आसपास जो है 3 घंटे के टेस्ट लिखे जाने चाहिए मेन से पहले। अगर 8 लिख लेंगे या एटलीस्ट 4 ही लिख लेंगे 3-3 घंटे के अंदर टेस्ट, तो वहां पे जो है ऑलमोस्ट 99% चांस है कि आप 3 घंटे में पेपर करके आ जाएंगे। और 3 घंटे में करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अब जैसे आपने कहा कि जो लोग सिर्फ एक्सक्लूसिवली ही प्रीलिम्स पढ़े हैं, भाई उनका मेंस उतना तैयार नहीं है, तो मैं बात कर रहा था लो हैंगिंग फ्रूट्स, तो वो एक जैसे पेपर बताया, पेपर उसको आप कर लीजिए, बहुत ही पड़ता है। इसमें करना है, एग्जांपल्स करना है, बहुत सारे कोट्स आपको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी जी का, नेल्सन मंडेला का, ये सब लगाइए। डीपीएसपीज जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे फिर से काम में आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन जहां मन करे वहां लगा दीजिए, चाहे जीएस 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, एसए हो, इंटरव्यू हो, जहां मिले कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर। सबसे होलीएस्ट बुक इस कंट्री का द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये एग्जाम में भी काम आएगा खूब। जहां मन करे डीपीएसपीज, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल लगा दीजिए, एग्जामिनर को भी मजा आता है, चलो भाई संविधान पे तो चलता ही है ये बंदा या बंदी, तो एटलीस्ट जहां पे भी मन करे डीपीएसपी लगा दिया कि इन्वायरमेंट है तो वी नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, आर्टिकल 48A की प्रोटेक्ट करना है, स्टेट का ये ड्यूटी है, ये सब। तो इस तरह से देखो आप, संविधान में इतने कुछ है ना कि हमारा पूरा तैयारी तो संविधान में ही दिया हुआ है। तो दैट इज इसको यूज करना चाहिए। एसडीजीज हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसको यूज कर लीजिए। प्रियम्बल मैंने जैसे बताया, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। प्रीलिम्स जिनको जब अभी अभी क्लियर किया, तो प्रीलिम्स का ही ज्ञान यूज कर लीजिए मेंस में, वो ज्ञान वेस्ट नहीं हुआ आपका। बस आपके पास हथियार है, बस हथियार चलाना सीखना है। तो आप भले ही आप मशीन गन से लड़ो, मशीन गन से भी आप मार सकते हो दुश्मन को। किसी के पास बंदूका है, स्नाइपर है, हो सकता है वो काम ना करे, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग जो है बिल्डिंग के अंदर लड़ाई चल रही है, वहां पे स्नाइपर काम नहीं चलेगा। तो दैट इज वाई जो है आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज उसको यूज करना है। तो एक लो हैंगिंग फ्रूट मैंने बताया जीएस 4। एक और लो हैंगिंग फ्रूट जो मैं बोलूंगा वो है अपना एसए पेपर। तो एसएस को लिखना चालू कीजिए। शुरू में जो वही सिंपल आंसर के एसए में आप लोगों के कॉपीज देखिए, जिनके भी अच्छे नंबर थे उनका स्टाइल पकड़िए। किसी का स्टाइल तो पसंद आएगा, किसी टॉपर का, बस उस स्टाइल में लिखना चालू कीजिए और देखिएगा जब आप घटिया आंसर्स लिखेंगे, एक ना एक दिन वो अच्छे आंसर्स भी बनेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो घटिया आंसर्स लिखते थे, मेरे भी टेस्ट में बहुत कम नंबर आते थे। एक बार एक टेस्ट में मुझे 60 नंबर भी आए थे, 61 मार्क्स आए थे, जो 250 का पेपर होता है। और मेरे एसए में लास्ट ईयर 2019 में 20 सितंबर को शायद एग्जाम था 2019 में, और मेरा एसए जो है 19 सितंबर को चेक हो गया। परेशान था, फिर मेरा दोस्त बोला जो तुम करते हो वही करके आओ। तो उस साल मुझे 120 नंबर आए थे एसए में, और इस साल जो है लकीली और इम्प्रूव किया, 133 मार्क्स आए। तो पॉइंट ये है कि आप लिखते रहो यार, इम्प्रूव जरूर होगा। क्रिकेट की दुनिया का भी मैं एग्जांपल दूंगा। स्टीवन स्मिथ है, जो लेग स्पिनर की तरह आए थे क्रिकेट, धीरे धीरे उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की, बैटिंग की, कि वो बन गए छोटा डॉन ब्रैडमैन। तो डॉन ब्रैडमैन के बाद अगर टेस्ट में किसी का नाम आता तो स्टीवन स्मिथ है। मैं इनका एग्जांपल इसीलिए देता हूँ कि इन्होंने इतना ज्यादा हार्डवर्क किया कि एक बॉलर जो है आज दुनिया का सबसे बढ़िया टेस्ट बैट्समैन जो है उसमें काउंट किया जाता है डॉन ब्रैडमैन के बाद। तो आप भी बन सकते हो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। द मोर यू स्वेट एंड प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो जितना ज्यादा अभ्यास में पसीना बहाएंगे उतना खून कम बहेगा आपका युद्ध में। तो उनके लिए जैसे लो हैंगिंग फ्रूट नंबर 2 मैंने बता दिया, एसए। एक हो गया एथिक्स, नंबर 2 हो गया एसए। एक और लो हैंगिंग फ्रूट मैं बताऊंगा, क्योंकि आपके प्रीलिम्स अच्छी है तो आप जीएस 1 आप अच्छा कर सकते हो, क्योंकि जीएस 1 में प्रीलिम्स का ज्ञान काम में आ जाता है। हिस्ट्री जो आपने पढ़ा, आर्ट एंड पढ़ा, इसको लगाइए। सोसाइटी फटाफट आप पढ़ लेंगे। तो इस तरह से जीएस रहेगा, एसए काम करेगा, जीएस 4 काम करेगा, और आपका ऑप्शनल अगर अच्छा है उसको कर ले। तो ये 4 पे ध्यान देना है। अब बच गया जीएस 2 और 3। जीएस 2 और 3 के लिए जो भी एनुअल कंपाइलेशन आ रहे हैं किसी कोचिंग के, या जो भी आपके नोट्स से है उस, और अपना के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है या इन्वेस्टमेंट मॉडल है जीएस 3 में, ये जो है ये अक्सर कोचिंग जो है इसको डिटेल में कवर नहीं करते हैं। इसमें बस करंट के कुछ मटेरियल डाल देते हैं कि ये हुआ, स्कीम आया था फूड प्रोसेसिंग में,
लेकिन वो लोग बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं फूड प्रोसेसिंग के, तो आपको फूड प्रोसेसिंग के नोट्स बना लेने चाहिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, पास्ट ईयर क्वेश्चन देख के, तो अल्टीमेट आंसर कुछ नहीं है पास्ट ईयर क्वेश्चन से, आप उसको जितना एनालाइज करेंगे उतना आप ज्यादा एग्जाम के क्लोज आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जब बार बार संविधान को अगर रेफर करती है, तो द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट को भी बार बार रेफर करना चाहिए पास्ट ईयर क्वेश्चन। तो जब भी आप पढ़ने जा रहे हो उससे पहले पास्ट ईयर क्वेश्चन देखिए, फिर पढ़िए, फिर टेस्ट दीजिए, फिर अपना काम कीजिए। और मैंने पहले भी बोला है कि 18 घंटे वाला पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही वो आएंगे, नए क्वेश्चंस आएंगे, और ये बहुत जरूरी भी है नए क्वेश्चंस डाला, जो किसी को नहीं पता है, क्योंकि जीवन में ऐसे ऐसे हमें सिचुएशंस आएंगे जिसको हमने कभी देखा नहीं है। तब हम क्या करेंगे, हमेशा हम पढ़ के नहीं आ सकते, तो हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, और यही यूपीएससी देखना चाहती है, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, और पर्सनैलिटी टेस्ट में भी। तो वहां पे अगर आप अपने दिमाग को 7-8 घंटे ही पढ़ते हैं, और जब एग्जाम करीब आया 10-12 घंटे पढ़ते हैं, और एक दिमाग को आप शांति दे रहे हैं, तो आपका दिमाग फ्रेश काम करेगा उस दिन। तो यहाँ पे इस तरह से आप करोगे। एक और चीज मैं बताता हूँ जो लोग भूल जाते हैं, कि बहुत लोग जो है निशाचर टाइप के होते हैं, नॉकटर्नल जो बोलते हैं, कि रात में पढ़ने की आदत होती है, वो भी सही है, आप करिए, लेकिन जब एग्जाम करीब आता है ना, एग्जाम दिन में होता है 9 से 12, 2 से 5, तो इस समय आपको दिन में उठने की आदत डल जानी चाहिए, और ये आदत जो है एग्जाम से एक हफ्ते पहले डल जाए तो बेहतर है। मॉर्निंग पर्सन हो तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं भी हो तो नॉकटर्नल अगर है, रात में पढ़ने की आदत है, कोई बात नहीं, बट एग्जाम से एक हफ्ते पहले अपना रूटीन सुधार लेना है, एक हफ्ते पहले, ना कि 2 दिन पहले, क्योंकि एग्जाम में फिर नींद वींद नहीं आएगी, और उस दिन आप बेस्ट नहीं दे पाओगे। क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आप पढ़े भी नहीं होंगे, लेकिन वहां पे भी जो भी आपके दिमाग में आता है लिख डालो। अगर कोई कठिन सवाल आता है तो सबके लिए कठिन था, और उन कठिन सवाल में किसी ने अगर हल्का सा भी कुछ कर दिया है, तो उसको एग्जामिनर नंबर दे देगा, क्योंकि वो बहुतों का कॉपी चेक करेगा। सब लोग घटिया आंसर लिखेंगे, जिसमें कम घटिया आंसर होगा उसके अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह से आप एग्जाम क्लियर कर जाओगे। तो घबराना नहीं है मुश्किल सवालों को देख के। अरे वो लोग इतने ज्ञानी लोग हैं कि वो सवाल डालेंगे, हम लोग कोई भी क्लीन बोल्ड हो जाए, चाहे हम कितने ही ज्यादा जनरल स्टडीज में नंबर ले, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मैं फिर भी ये नहीं कहूंगा कि मैं कर लूंगा। बस ये है कि सवाल आया, मैं कुछ ना कुछ लिख के आ जाऊंगा, जो मेरे दिमाग में आता, जो भी मुझे समझ में आ रहा है, वो बस यही देखना चाह रहे हैं। उन्हें भी पता है, किसी को नहीं पता है यार। ये 2019 में जब उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के क्वेश्चन डाले थे, बहुत टफ सा, अटॉर्नी जनरल के ऊपर एक टफ क्वेश्चन आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, फेडरल सुप्रीमेसी, इस तरह के क्वेश्चंस आए थे। तो यहाँ पे जो दिमाग में आ रहा है लिख दो। इस बार आया था कि राज्यसभा जो है कैसे स्टेफनी टायर नहीं है, लोगों को लगता है स्टेफनी टायर है, तो इस पे जो में बच जाओगे। तो यहाँ पे यॉर्कर में बोल्ड नहीं होना, यहाँ पे आप थोड़ा सा यॉर्कर अगर वो डाल रहे हैं तो कुछ नहीं करना, जो आपको समझ में आ रहा है वो लिख दीजिए। तो ये तो हो गया उनके लिए, जो प्रीलिम्स जिन्होंने जस्ट अच्छे से क्लियर किया, मेंस के लिए नहीं किया, तो उनको जो लो हैंगिंग फ्रूट्स पे ध्यान देना चाहिए, जीएस 4, एसए ऑप्शन, और उसके बाद जीएस 1, जीएस 2 और 3, यही पूरा न्यूज़पेपर है। तो 500 नंबर के लिए पूरा न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए ज्यादा परेशान नहीं होना, जीएस 2 3 अगर हल्का कम रह जाए कोई बात नहीं यार, बाकी पेपर से नंबर फोड़ के लाओ। ये टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच में जैसे हम लोग को पता है, 2-3 दिन भी आपने अच्छी बल्लेबाजी कर ली तो भी टेस्ट मैच जीत जाओगे। तो इस तरह से यही वाली बात है। तो यहाँ पे भी बाकी पेपर्स में अच्छा कर लो। जीएस 2 और 3 जो है आप देख लीजिए अपने हिसाब से, हो सकता है आपका ऑप्शनली पीएसआईआर हो, तो जीएस 2 का तो आपका काम यूं खत्म हो गया। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज कीजिए, मैं यूनिफॉर्म एडवाइस तो नहीं दे सकता। अब मैं आता हूँ उनके लिए, कि जिन्होंने भाई प्रीलिम्स जो है निकाला है और मेंस के लिए भी पूरा तैयार थे, तो उनके लिए कुछ नहीं है यार। जो लो हैंगिंग फ्रूट्स पे तो ध्यान देना ही है, जीएस 2 और 3 के पे भी आप ध्यान दीजिए, अपना टेस्ट लिखना चालू कीजिए। प्रयास कीजिए कि 10 से 12 फुल टेस्ट लिख ले, मतलब फुल या 3 घंटे वाले टेस्ट, और 3 घंटे के अंदर लिख लीजिए, तो इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। ये उठना नहीं है पानी पीने के लिए, वॉशरूम के लिए, तो वही 3 घंटे बैठ के अभ्यास में, अभ्यास आपको रियल अभ्यास बनाना है। तो मैं और मेरा दोस्त था 2019 में, अभी वो सेलेक्ट हो गया इस बार, राहुल देवबुरा ने, 76 रैंक है उसकी। तो हम दोनों साथ में बैठ के टेस्ट लिखते थे 3 घंटे के अंदर। तो हम लोगों ने इतना टफ बना दिया कि जो एग्जाम में 2 मिनट का टाइम मिलता है पढ़ने का, वो भी हमने हटा दिया था अपने टेस्ट से। तो हम लोग अपने आप को कठिन स्थिति के लिए तैयार कर रहे थे, क्योंकि एग्जाम में 2 मिनट मिल जाएंगे पढ़ने को, वो चलो ठीक है, लेकिन हम अपने आप को वो 2 मिनट भी खत्म करना चाहते थे। तो इससे एग्जाम में जब हम लोग फाइनल एग्जाम देने गए, तो हमारा को पेपर छूट ही नहीं रहा था, भले ही इतना टफ पेपर आया था 2019 में। 20 में हल्का मेंस इजी था 19 के मुकाबले, ऐसा मुझे लगा, आई डोंट नो कि था कि नहीं। 20 में मुझे बहुत सारे सवाल ठीक आते थे, और बहुत सारे अपने स्टैंडर्ड बुक्स की वजह से आ रहे थे। 19 में बहुत मेंस टफ आया था। तो वहां पे हम लोग इसलिए बच गए क्योंकि उस समय मेरी प्रैक्टिस थी काफी अच्छी, तो वहां पे मैं पूरा धुआंधार लिखता था। मैं, मेरे दोस्त, हम लोग जो लोग थे, हम लोग पूरा पन्ने भर डालते थे। 3 पेज होता 3 पेज। अब इसका भी मैं कुछ एक और टेक्निक बताऊंगा कि कैसे पन्ने भरे जाते हैं, कैसे स्पीड बढ़ाया जाता है।
तो इस तरह से हम लोग करते थे। ये आपकी इच्छा है, अगर आप 18-19 क्वेश्चन लिखते हैं लेकिन क्वालिटी आपकी अच्छी है, जो गुणवत्ता जो बोलते हैं क्वेश्चंस की, तो आप 18-19 सवाल लिख के भी अच्छे मार्क्स ले आएंगे। लेकिन मुझे पता था मेरा क्वालिटी या गुणवत्ता अच्छा नहीं है, तो मैंने कहा क्वांटिटी बढ़ा दो, तो मैं 20 के 20 लिखूंगा और सारे पन्ने भर के आऊंगा। तो मुझे फिर ठीक ठाक नंबर मिल जाते थे। तो आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस देखिए, हो सकता है आप बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हैं, क्वालिटी आपकी है, बहुत बढ़िया लिखने वाले व्यक्ति है, तो 19 सवाल लिख के आइए तो भी आप अच्छा करके आएंगे। लेकिन 18 से 19 तो हर कोई लिख सकता है, 20 के में 20 आप, तब 20 में 20 लिखेंगे तो और बढ़िया है, क्वालिटी भी है क्वांटिटी भी है तो बेस्ट है। तो ये ट्राई कीजिए। अब ये होगा कैसे, अब जो सवाल आता है कि भाई 3 घंटे में टेस्ट लिखेंगे कैसे, अब मैं इस पे आता हूँ। ये दोनों के लिए काम में आएगा। जैसे मैंने बता दिया कि जिन्होंने जस्ट जस्ट प्रीलिम्स किया और जिन्होंने प्रीलिम्स अच्छे से किया, उनके लिए तो काम आसान है, उनको लो हैंगिंग फ्रूट्स पे ध्यान देना ही है, और साथ साथ जीएस 2-3 का जो भी आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए, उस हिसाब से उन टॉपिक्स को पढ़िए। हाँ, एक चीज और बताता हूँ इंटरेस्टिंग, कि बहुत बार जैसे कुछ हमारा जो सिलेबस है ना, वो ऐसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, वो कन्वर्जिंग है। मतलब एक सिलेबस के क्वेश्चन दूसरे में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल जीएस 3 में अगर हम देखें, तो वो होता है हमारा इन्वायरमेंट, लेकिन इन्वायरमेंट के सवाल आएंगे जीएस 1 में। क्यों? इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में। तो जिस दिन जीएस 1 का पेपर होता है सैटरडे को, तो उस दिन आप इन्वायरमेंट का भी जो मैगजीन या जो भी आपके नोट्स है वो रिवाइज करके जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आएगा इन्वायरमेंट, और यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी पूछ डालते हैं जीएस 1 में। तो इसीलिए जो जीएस 3 के कुछ टॉपिक्स है जो आपको पता है पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख के कि ये जीएस 1 में भी आता, तो उनको तैयार करके जाइए। और जीएस 3 में अगर हम देखें, सबसे इजी जो लो हैंगिंग फ्रूट है जीएस 3 में, वो है इंटरनल सिक्योरिटी। तो जब आप रिवाइज कर, अगर संडे को एग्जाम होता है जीएस 3 और 4 का, तो सैटरडे वाले दिन जब रिवाइज करते हो, सबसे पहले आपको मैं अपने नोट सिक्योरिटी, क्योंकि होता था, आगे होगा कि नहीं आई डोंट नो, बट मैंने ये सोच लिया था, इस बार मैंने इंटरनल सिक्योरिटी रिवाइज पहले किया था और मुझे बहुत लाभ मिला। जीएस 3 मेरे और खराब नंबर आते, लेकिन इसलिए मैं बच गया। तो इस तरह से बात ये है कि आपको देखना, इसीलिए मैंने कहा अल्टीमेट ब्रेक है पास्ट ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन एनालाइज किया, तो आपको पता है यार इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ना कम है और सवाल जो है 50-60 नंबर के आ जाते हैं। इकोनॉमी में पूरा पढ़ूंगा 150 पेज का, और आएंगे सवाल आएंगे 80 या 100 नंबर के, जो कि और भी मुश्किल पड़ता है। तो मैं उनको पकड़ू ना जो इजी है। तो बस हमें जो है एग्जाम में नंबर लाने, हमें किसी भी तरह का अहंकार नहीं रखना है कि मैं पूरा ज्ञानी व्यक्ति बन जाऊंगा। पूरा ज्ञान लेके जाना, ऐसा होगा ही नहीं। ज्ञान जो है पूरा जीवन भर आते रहेगा, और अनुभव जो है आपको सिखाते रहेगा। पूरा जीवन भर आप सीखते रहेंगे, और हर व्यक्ति हर किसी को कुछ ना कुछ सिखा सकता है। तो इसीलिए कोई अगर नेता है या कोई व्यक्ति है जो रिक्शा पुलर है, वो भले ही ये लोग पढ़े लिखे ना हो, लेकिन उनके पास जीवन में अनुभव है। नेता जो है वो हो सकता है कि वो गरीबों के दुख को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। तो हम लोग ये आईएएस बन जाए, जो भी बन जाए, या जो भी हम एल्मा मेटर्स है, हमारे भी हम जो भी करके आ जाए, हो सकता है लोगों की समस्या को हमसे बेहतर समझते हैं, तो उनकी बात सुन चाहिए। करना नहीं करना वो अलग बात है, वो हम रूल्स के अकॉर्डिंगली चलेंगे, लेकिन वो बहुत बार जेन्युइन समस्याएं लेके आते हैं लोग के, जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में काम हमारा आसान रहेगा। यही मुझे मेरे सीनियर सिखाते हैं। तो अहंकार रखना नहीं है कि हम एग्जाम एक टफ एग्जाम क्लियर कर दिए तो कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हमें कैसे कुछ समझा दे, ऐसा कुछ नहीं है यार। जीवन में हर कोई अनुभवी होता है। हमने एग्जाम निकाला है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कुछ लोग जीवन का एग्जाम निकालते हैं, कुछ लोग गरीबी से अपने परिवार को बाहर ले आते हैं। और तो वो, और उनको बस मीडिया अटेंशन नहीं मिला और कुछ नहीं है, उन्होंने तो और कठिन काम किया। हमने तो बस एक कमरे में बैठ के पढ़ाई की और एक एग्जाम निकाला, और कुछ नहीं किया हमने। तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए। अब मैं आता हूँ टाइम मैनेजमेंट की, 3 घंटे के अंदर भाई पेपर लिखना कैसे है। पहले मैंने बताया सबसे पहला होना चाहिए स्ट्रक्चरिंग। तो मेरा जैसे 2018 में पहला प्रीलिम्स था जून में, तो मैंने आंसर राइटिंग लगभग अक्टूबर में टेस्ट लिखना चालू कर दिया था, अक्टूबर 2017 में। तो अब देखिए, जब मैंने पहला टेस्ट लिखा था, तो लोग गेस भी नहीं कर सकते हैं कि मैंने कितने घंटे में टेस्ट लिखा था। मैंने जो टेस्ट लिखा था, 9 से 10 घंटे में लिखा था, 3 घंटे का टेस्ट। और वो भी तब जब मैं गूगल कर रहा था, आंसर वो अपना कॉपी देख के लिख रहा था। तो देखिए, जब मैंने पहला टेस्ट लिखा, 9 से 10 घंटे लग गए, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस था 9 से 10 घंटे का, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। उस समय लगा कि चलो कम से कम लिख तो रहा हूँ, नहीं लिखने से बेहतर है लिखना। तो एक तो एडवाइस ये है कि कोई भी टेस्ट का आपका 70 to 80% सिलेबस होता है ना, टेस्ट लिख डालिए। 100% सिलेबस तो कभी नहीं होगा, फाइनल एग्जाम में भी नहीं होगा 100% सिलेबस। तो 100% के लिए तो एम ही नहीं करना है, 80% के लिए एम करना है। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। 80% सिलेबस पढ़िए और उसका टेस्ट दे डालिए। ठीक है। और एक चीज और है, नंबर ऑफ टेस्ट जो है ना, ऐसा भी नहीं कि 15, 30, 40 टेस्ट देना है। एक सैचुरेशन आता है, जैसे ग्राफ जो है पहले ऐसे करके आगे आप नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाएंगे, आपका धीरे धीरे आप अच्छा लिखेंगे, फिर उसके बाद सैचुरेशन आ जाता है, मतलब ग्राफ सीधा हो जाएगा। तो आप
आपको पता होना चाहिए कि 10-12 टेस्ट के बाद बस बहुत हो गया, अब जो है मैं पढ़ता हूँ और धीरे-धीरे टेस्ट दूंगा। तो इसीलिए बहुत ज्यादा टेस्ट भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। प्रीलिम्स में भी मैं नहीं बोलता हूँ कि 100 टेस्ट दे दो, मैं सीधे कहता हूँ 20 से 25 टेस्ट दे दो प्रीलिम्स में, जिसमें 10 से 12 फुल हो, 10 से 12 सेक्शनल हो, काम हो जाएगा। और मेंस में भी 10 से 12 फुल टेस्ट, 10 से 12 टेस्ट दे दीजिए, जिसमें से 8 अगर फुल हो जाए और 4 सेक्शनल हो जाए, आपका काम हो जाएगा। तो 8 फुल ही दे दीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इतना भी ज्यादा वो नहीं करना है कि इतना ज्यादा टेस्ट लिख दूंगा कि आंसर राइटिंग में तो भाई मतलब मैं राइटर ही बन जाऊंगा बढ़िया, ऐसा नहीं होने वाला है। तो अपने जो कमियां हैं, लिमिटेशन है, वो पता होनी चाहिए। अब मैं आता हूँ इस पे कि भाई 3 घंटे में आंसर लिखना कैसे। तो मैंने जैसे बताया, जब मैंने अपना पहला टेस्ट लिखा भाई 9 से 10 घंटे लग गए, लेकिन मैं निराश नहीं था। मैंने कहा कम से कम स्ट्रक्चरिंग तो ठीक आ रही है। तो मैं धीरे धीरे लिखते रहा। तो मेरे 18 का जैसे प्रीलिम्स से पहले मैं लगभग उस समय भी मेरे 5 घंटे लग रहे थे प्रीलिम्स से पहले तक। अब 18 में प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, ये भी अच्छी बात रही शायद। तो फिर और थोड़ा टाइम मिला, फिर लिखते रहा, फिर शायद 19 का प्रीलिम्स आ गया। तो 19 के प्रीलिम्स से पहले तक मेरे 4 घंटे में मैंने लिखा था, क्योंकि अब मैं उतना अच्छा टेस्ट लिख नहीं पा रहा था 18 के प्रीलिम्स के बाद। अब जब एग्जाम नहीं हुआ तो मुझे मोटिवेशन भी नहीं रहा। एक टाइम को तो मैं प्रिपरेशन भी छोड़ना चाहता था 18 में, कि मुझे लगा कि अब ये एग्जाम मेरे बस का नहीं है। लेकिन फिर मैं वापस आया, फिर मैं मतलब अपने दोस्तों को देखा कि लोग एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं भी क्लियर करूंगा। तो 19 में वापस आया और 19 में दोबारा लिखा। उसके बाद प्रीलिम्स तो चलो क्लियर हुआ। अब जो है 19 के जो मेंस का जो टाइम है प्रीलिम्स और 20 का, इसमें मैंने खूब सारे टेस्ट लिखे, 10 टेस्ट लिख डाले थे मैं और मेरा दोस्त राहुल देवपुरा। हम दोनों साथ में बैठते थे, 3 घंटे का टाइमर लगाते थे, 3 घंटे में कोई उठना नहीं है, दोनों को 3 घंटे में टेस्ट लिखना है। तो हम दोनों ने बस बैठे और हमने किसी तरह 3 घंटे में लिख डाला। 3 घंटे में जितना लिख पाए, भले ही हमारा एक क्वेश्चन छूट गया, लेकिन हम 3 घंटे से ज्यादा टाइम लेंगे ही नहीं। तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आप 3 घंटे वाला शेड्यूल ले आइए। प्रीलिम्स और मेंस, प्रीलिम्स से पहले जो आप चाहिए 4 घंटे में भी लिख लो टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 4:30 में भी लिख लो, लेकिन एज लॉन्ग एज आपकी स्ट्रक्चरिंग ठीक है। प्री और मेंस के बीच में प्रयास कीजिए 3 घंटे में। अगर 19 सवाल भी हो रहे हैं, 18 भी हो रहे हैं 3 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम तो 3 महीने बाद होता है ना, तो एग्जाम से 10 दिन पहले तक भी 3 घंटे ले आओगे तो भी काम हो जाएगा। एग्जाम से 3 दिन पहले भी 3 घंटे ले आना तो भी काम हो जाएगा। तो काम करना है कि 3 घंटे या 3.25 घंटे में कम से कम खत्म एग्जाम से पहले। अगर आप 3.25 घंटे में भी खत्म कर पा रहे हैं ना पेपर को एग्जाम से पहले, तो एग्जाम वाले दिन 3 घंटे में कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उस दिन खूब ज्यादा प्रेशर रहता है। तो प्रेशर में जो है धनाधन कलम चलता है, और बढ़िया कलम आप लिख लीजिए। जो भी कलम आपको पेपर में आपका होता है वो आपको पहले ही पता होना चाहिए। मे बी 5 रुपए वाला पेन काम कर सकता है, 50 रुपए वाला भी काम करता है, एज पर योर हैंड और एज पर योर कंफर्ट। अब मैं आता हूँ कि 3 घंटे में एग्जैक्टली कैसे टाइम करता था। तो देखो, जैसे कि शुरू में 2 मिनट हमें क्वेश्चन पढ़ने के दिए जाते हैं, तो मेरा जो स्ट्रेटेजी है वो मैं बता रहा हूँ। इट्स अप टू यू, आप अपने आप इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। यू कैन फॉलो अदर टॉपर्स स्ट्रेटेजी। वो ये है कि शुरू में 2 मिनट पहले हमें पेपर मिल जाता है। जब भी एग्जाम होता है 9 बजे, तो 8:58 तक पेपर मिल गया। तो शुरू के 2 मिनट में मेरा स्ट्रेटेजी रहता था कि पहले तो 15 नंबर के एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा मैं, आए ना आए कुछ ना कुछ लिख के आऊंगा, सारे के सारे 15 नंबर। और 10 नंबर के 10 आते हैं, 15 नंबर के 10, ऐसा करके हो गया अपना 250 नंबर। तो सबसे पहले मैं 2 मिनट के अंदर 10 नंबर के क्वेश्चंस को ढूंढता था। उन 10 नंबर के क्वेश्चंस को मार्क करके रखता था जिसमें मुझे बहुत कम ज्ञान है। ऐसा क्यों करता था? ताकि जब आखिरी में जब समय कम बचेगा तो इन सवालों को छोड़ दूंगा, इन सवालों को आखिरी में लिखूंगा। कि 6 मिनट, जैसे मान लो 8 मिनट बचा और 2 सवाल लिखने हैं, तो ये। अब मेरा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता था? बहुत सिंपल, मैथमेटिक्स सिंपल लगाते हैं। 15 नंबर के हमारे पास सवाल है 10, 10 नंबर के 10 सवाल। तो 15 नंबर के सवाल अगर 10 है तो इसमें मैं 11 मिनट रखता था पर क्वेश्चन। तो ऐसे करके हो गया 110 मिनट। बच गया अपने पास 70 मिनट, तो 7 मिनट 10 नंबर वाले क्वेश्चन, तो 180 मिनट हो गया। इस तरह से हमारा 3 घंटा हुआ। अब गेम क्या होगा? जब हम एग्जाम लिखने जाएंगे, पहला सवाल जो है जनरली लोग 13 मिनट ले लेते हैं पहला सवाल लिखने में। अगर 15 नंबर लिखेंगे 14 मिनट ले लेंगे, तो नहीं। रेस जो है पहले से ही 100 मीटर का रेस भागना है। मान के चलोगे हम 100 मीटर का रेस भाग रहे हर बार, तो पहले मैराथन नहीं चला कि धीरे धीरे लिखेंगे बाद में तेज करेंगे, नहीं। यहाँ पे बस इतनी प्रैक्टिस करके जानी है। मॉक्स में इतना प्रैक्टिस करके जाना है कि मॉक का पहला क्वेश्चन जब लिखने भी जा रहे हैं तो उसी समय 11 मिनट के अंदर क्वेश्चन लिख डालेंगे, आंसर लिख डालेंगे। भले 11 ना हो, 11:30 हो, चलेगा, लेकिन जो है एकदम घोड़े की तरह भागना है। क्वेश्चन पढ़ना है, लिखना है, पढ़ना है, लिखना है। तो क्वेश्चन पेपर डिटैच भी होता है, तो आप डिटैच फॉर्म में रख सकते हैं और आंसर अपना लिखिए। तो क्वेश्चन आपके सामने, एक तो आंसर बुकलेट में भी क्वेश्चन होता है, और दूसरा अलग से बुकलेट मिलता ही है क्वेश्चन का, जो 2 शीट होते हैं, वो आप देखे होंगे। तो कोचिंग वाले भी देते हैं, और यूपीएससी में भी यही होता है कि हमारा पेपर के जो आंसर, जो जिसमें हम लिखते हैं बुकलेट, उसमें पीछे जो है 2 पेज होता है। उसमें क्वेश्चन दोबारा से लिखे होते हैं, 1 2 3 4 से लेकर 20 तक। और फिर जब आप लिखते हैं क्वेश्चन आंसर, जैसे हम देखते हैं, अब बुकलेट कैसा दिखता है ये आप यूपीएससी के वेबसाइट पे देख सकते हैं। यूपीएससी ने ये भी अपलोड कर रखा है कि एग्जैक्टली बुकलेट दिखता कैसा है, एसए में कितने नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, ये लोगों को डाउट रहता है। वो जाइए यूपीएससी के वेबसाइट में चेक कीजिएगा, तो दिखेगा कि क्वेश्चन मिला के
एस्से में 12 पेजेस होते हैं पर एस्से, ऐसा करके 24 पेज होता है। तो ये लोगों को बहुत बार पता नहीं होता, बहुत बार लोगों को पता नहीं होता कि एथिक्स में केस स्टडी में कितने पेजेस होते हैं, तो आप वहां पे जाके देखिए, मिल जाएगा। तो जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, केस स्टडी का क्वेश्चन और जो आंसर्स के जो ब्लैंक्स मिला के 3 पेज होता है। बहुत सारे कोचिंग जो है 4 पेज दे देता है, वहां पे नहीं होता है। तो ये चीजें जो है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें, कुछ लोगों को वहां पे शॉकर लगता है। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि कितने पेजेस होते हैं, क्या लिखना है। तो ये प्रैक्टिस करके जाना है इन सब चीजों का। तो द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो वही बात है, बस अपना पसीना बहा दीजिए प्रैक्टिस में, तो जो है आप युद्ध में अवश्य जो है कम आपका रक्त बहेगा, खून कम बहेगा। तो अब मैं आता हूँ दोबारा। तो भाई 15 नंबर का लिख डाला 110 मिनट में। तो अब कभी कभी क्या है कि भाई 10 सवाल जो 110 मिनट में नहीं होता, 115 मिनट लग गए, कोई बात नहीं। तो अब मेरे पास सपोज कीजिए 115 मिनट में मैंने 10 सवाल लिख दिए 15 नंबर वाले। अब बच गया मेरे पास 65 मिनट। तो 6.5 मिनट बचे पर क्वेश्चन 10 नंबर वालों के। ऐसा होगा ही, बहुत बार होता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अब भी मैं 7-7 मिनट में लिखते जाऊंगा। आखिरी में क्या होगा, 10 मिनट बचेंगे, 2 सवाल होंगे। ठीक है। अब ये जो 2 सवाल होंगे, ये वो 10 नंबर के 2 सवाल होंगे जो मैंने शुरू में चुन रखे थे, जो मुझे कम आता है। तो इसके अंदर कुछ नहीं करना है। जिसमें कम आता है उसके अंदर अगेन मैं हमेशा मानता हूँ इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन तीनों दीजिए। क्यों? क्योंकि इंट्रो के कुछ मार्क्स होते हैं, बॉडी के कुछ मार्क्स है, कंक्लूजन के कुछ मार्क्स है। तो अगर आपके पास 3 मिनट बचा है और 3 मिनट में एक सवाल लिखना है, जो आप 7 मिनट में लिख रहे हैं उसको अभी 3 मिनट में लिखना, तो कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं करना है। इंट्रो 1 लाइन का लिखना है, कंक्लूजन 1 लाइन का लिखना है, बॉडी जो है वो 5-6 लाइन लिखे। तो मतलब 1 पेज के अंदर ही आप लिख दिया आंसर, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। तो सबके मिल जाएंगे, रेदर देन 2 पेज, यहाँ पे 1 ही पेज लिख लीजिए, तो आप बच जाएंगे। ये बहुत स्मार्ट तरीका है बचने का। लोग क्या करते हैं, वहां पे पूरा बॉडी लिख डालते हैं। वो भी तरीका चलेगा, लेकिन मैं, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, यहाँ पे भी आईबीसी फॉर्मेट जो है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रो में 1 लाइन लिख दो, कंक्लूजन पहले लिख के बैठ जाओ, फिर एग्जामिनर देखो कब कॉपी छीनता है, तब तक बॉडी लिखते रहो। ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है कि मैं पहले पहला लाइन इंट्रो लिख दिया, पेज के दूसरे पेज पे आखिरी में जाके कंक्लूजन लिख दिया। अब जितना मेरे पास पेज बचा है इसके बीच में बॉडी लिखते रहता है जब तक वो कॉपी ना छीन ले। तो बहुत स्मार्ट, बहुत सिंपल तरीका है। ऐसे मेरे पास सपोज 8 मिनट बचे, मुझे 2 सवाल लिखने हैं, मैं पहले दोनों में इंट्रो लिख दिया, कंक्लूजन, इंट्रो, कंक्लूजन। अब जो है मैं देखता हूँ कॉपी कब तक छिनता है, तब तक मैं अपना बॉडी लिख रहा हूँ बैठ के। तो पेज का फर्स्ट लाइन इंट्रो लिख चुका है, आखिरी पेज के दूसरे पेज पे आखिरी लाइन जो है कंक्लूजन लिख चुका, पेज पूरा खाली है। बस खाली जगह को मैं भरते जा रहा हूँ बॉडी से, जितना मिल रहा है वो जो मन से भरते जा रहा हूँ। ऐसे करके जब तक वो कॉपी छीन ले अपना दे देता हूँ। तो ये एक बहुत सिंपल तरीका है। ऐसे करके जब आपके पास मान लो 12 मिनट ही बचे, 3 सवाल बचे 10 नंबर वाले लिखने, तो कुछ नहीं करना यार, इंट्रो, कंक्लूजन लिख के बैठ जाओ, इंट्रो, कंक्लूजन, और बीच में बॉडी जितना हो पा रहा है आधा पेज ही बॉडी लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है। एग्जामिनर को भी पता है बच्चे के पास टाइम की शॉर्टेज थी तभी लिख नहीं पाया, और ये स्मार्ट आदमी है। इंट्रो लिख के बैठ गया, कंक्लूजन लिख के बैठ गया, जब तक समय मिला इसने बॉडी लिखा। तो इस चीज को अप्रिशिएट भी करेगा अगर आप सोचेंगे। तो यही तो रियल लाइफ में करना है। वो उनको, उनका पर्पस सिर्फ एग्जाम क्लियर कराना थोड़े है, आपको रियल लाइफ के लिए उनको तैयार करना है। तो एग्जाम तो जस्ट एक तरीका था स्क्रीनिंग का, रियल जो चीज, तो रियल तो पब्लिक सर्विस है हमारे एंड। तो ये है बहुत सिंपल तरीका 3 घंटे खत्म करने का। तो 3 घंटे तभी हो पाएंगे जब आप अभ्यास में कम करते जाइए टाइम। मैंने 9 घंटे में भी टेस्ट लिखा था शुरू में, कम करते करते 4.5 घंटे तक या 4 घंटे ले आया था 19 के प्रीलिम्स से पहले। फिर 19 का प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो ड्यूरेशन था, इसमें मैं 3 घंटे में लिखना चालू कर दिया। वो इसलिए हुआ क्योंकि साथ में 2 लोग बैठ के लिखते थे, तो दोनों को उठना नहीं था। 3 घंटे के अंदर पानी का बोतल वोटल लो के सब बैठते थे, फोन दूर में, स्टॉप वॉच लेके बैठते थे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं एक्चुअली एग्जाम में जो है स्टॉप वॉच लेके जाता था, जो रेस का जो स्कूल में जो मास्टर्स यूज करते हैं, टीचर्स यूज करते हैं स्टॉप वॉच में, उसको लेके जाता था। उसमें फिर वो लोग आपत्ति नहीं जताते थे स्कूल वाले, क्योंकि मैं बोलता था सर आप भी तो ये यूज करते होंगे प्लेग्राउंड में। बोलता हाँ करते तो हैं बस। और अगर वो मना करे तो आप बोलिए कि मुझे यूपीएससी का जो एग्जामिनर जो 2 लोग आते हैं उनसे बात करा दीजिए, वो लोग अलाउ कर देंगे। क्योंकि बहुत बार स्कूल वालों को पता नहीं होता है कि क्या चीजें अलाउड है क्या नहीं, तो वो लोग बहुत डरते हैं यूपीएससी से। तो जब भी ऐसा केस आए, आपको डरना नहीं, आप थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाइए, बोलिए कि मुझे यूपीएससी के एग्जामिनर से बात करनी है, जो 2 लोग आए वो उनको दिखा दो कि सर ये वॉच अलाउड है ना, ये तो ऑब्वियसली नॉन प्रोग्रामेबल है, वो कर देंगे अलाउड। तो कभी कैलकुलेटर आपको ले जाने नहीं दे रहे अगर आपका मैथ्स ऑप्शनल है या फिजिक्स ऑप्शनल है, तो सीधे उनको बोलिए एग्जामिनर से बात करवाइए। यही तरीका है एडमिनिस्ट्रेशन में भी डील करने का। आपको लीगल प्रोसीजर्स पता होनी चाहिए। अगर आपको एग्जाम में ही पता नहीं कि प्रोसीजर क्या है, कि जब हमारा ये अलाउ नहीं होगा कुछ तो हम क्या करेंगे, बोतल अलाउड नहीं है तो क्या करेंगे, तो आप कुछ नहीं भाई, अथॉरिटी के पास जाओ, हु इज द इंचार्ज देयर, सी दिस, दिस इज हाउ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स इन रियल लाइफ। बस हो गया खत्म। मैं ऐसे ही करता था, जब भी मेरे गाड़ी नहीं ले जाने देते तब मैं बोलता था मुझे एग्जामिनर से बात करना, बस एग्जामिनर बोलता था ठीक है बेटा रखो, खत्म। तो ये वाले तरीके हैं, बस मैं स्मार्ट चीजें बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से चीजें बता रहा हूँ, जो शायद बहुत बार टॉपर स्टॉक में रह जाता है। बस इतना ही था मेरे ख्याल से, मोस्टली चीजें मैंने कवर कर दिया। अब बस आप एक आगे के सवाल, सवाल एक पूछिए। लास्ट सवाल रह जाएगा कि जैसे अभी जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको बैलेंस ऑप्शनल एक हो गया,
जीएस हो गया और एक हो गया टेस्ट सीरीज। तो टाइम जी, जी, मैनेजमेंट जी। ऑप्शन को कितना टाइम दे, जीएस हुँ, मेंस को कितना दे, टेस्ट सीरीज कितना जी, दे, जी, इसमें बहुत जी, सारे जी, आप बढ़िया। डिसाइड करते हैं। इस पे बताता हूँ। देखिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है, यू मे डिसएग्री। जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होता है ना, तो 1-2 दिन का ब्रेक लीजिए, दिमाग को रेस्ट चाहिए, घूमने जाना है, जो भी करना कर लीजिए, 2-3 दिन ब्रेक। उसके बाद कम बैक टू वॉर। सबसे पहले मेरा एडवाइस रहता है कि सबसे पहले लो हैंगिंग फ्रूट्स या इसको आ जाइए, ऑप्शनल को सबसे पहले अपना करिए, क्योंकि ऑप्शनल जो है बहुत टाइम से आपने किया नहीं होगा, प्रीलिम्स पढ़ रहे होंगे तब ऑप्शनल छूट गया। तो प्रीलिम्स के जस्ट बाद जो है ना ऑप्शनल पढ़ना चाहिए, खट 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 ऑप्शनल को जल्दी जल्दी कवर करो, मे बी 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन के अंदर ऑप्शनल खत्म, टेस्ट दे देना ऑप्शनल के, खत्म। अगर हो सके तो साथ में एसए भी लिख सकते हैं, नहीं भी तो इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं, पहले ऑप्शनल को लीजिए। उसके बाद जो है जनरल स्टडीज के वो लिखना चालू कीजिए, टेस्ट, ठीक है। और एसए का क्या करना है, एसए में आपको बस शुरू में ब्रेन वो लिखना है, लोगों के कॉपीज देखना है और एसए के ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है कि ब्रेनस्टॉर्म क्या, और उसका स्ट्रक्चर लिखना होता है जो एक पेज में जो रफ वर्क होता है। उसके बाद आप एक बार किए, फिर उसके बाद एसए लिखना चालू कीजिए। तो जनरल स्टडीज जब थोड़ा सा 1-2 टेस्ट लिख लेना, उसके बाद एसए लिखिए। ऐसा मैं इसलिए एडवाइस दे रहा हूँ क्योंकि जनरल स्टडीज का ज्ञान जो है वो एसए में काम आता है। तो एसए में कुछ नया कंटेंट नहीं आता, एसए में जो जनरल स्टडीज में सीखा, जो आपने रियल लाइफ में अपने कुछ क्रिकेट की हॉबी है आपकी, आपने कोई बुक पढ़ा है, लिख दो। एसए में तो फुल फ्रीडम मिलता है आपको करने का, लिख दो, क्रिकेट का एग्जांपल लिख दो, फुटबॉल का एग्जांपल दे दो, रोनाल्डो देना दे दो, स्टीवन स्मिथ, विराट कोहली, एमएस धोनी, ये भी लिख के आ जाओ। हमारे प्राइम मिनिस्टर सर, एक्स प्रेसिडेंट, जिनका नाम लिखना लिखो, फुल फ्रीडम है, वो चाहते हैं आपकी क्रिएटिविटी देखना। एसए में फ्लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि कनेक्टेड पैराग्राफ्स हो। और जीएस में क्या होता है कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी होती है, चैलेंजेस लिखा, अगले लाइन में सॉल्यूशन, लेकिन एसए में पहले लिखेंगे चैलेंजेस बता रहे हैं, फिर उसके बाद अगली लाइन ब्रेक करेंगे ऐसे कि so these are the challenges and we need to do something to address these challenges, the government has taken following measures। तो इस तरह से एसए में जो है अपना कंटिन्यूटी आया। लेकिन जीएस में क्या है कि चैलेंजेस लिखा, अगले लाइन में मेजर्स नीडेड। तो जीएस में आपके पास ब्रेक्स खूब ले सकते हैं, जीएस में खट 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 आंसर लिखो, लेकिन एसए में इसीलिए स्ट्रक्चर पहले पीछे जाके बनाते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसमें मेरे हिसाब से 20 से 25 मिनट लगता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। उसके बाद 1 घंटे या 1 घंटे 5 मिनट में आप एसए को लिख सकते हैं आराम से। अगर आप जीएस 3 घंटे में लिख के आ रहे हैं तो एसए तो 1 घंटे में लिख ही देंगे, तो इतना दिक्कत नहीं है। 12 पेज आप यूं फिल कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 या 11 जो भी आप पेजेस फिल करते हैं, इट्स अप टू यू। यहाँ पे पेजेस मैटर नहीं करेगा, यहाँ पे मैटर करेगा क्वालिटी कैसा है, एस्से में आइडियाज कैसे आपके पास, फ्लो है कि नहीं, वेरियस डायमेंशंस कवर किया कि नहीं। जितना ब्रॉड आपकी थिंकिंग होगी ना, उतना अच्छा मजा आता है एस्से में। तो वो देख, ब्रॉड थिंकिंग देखना चाहते हैं और फ्लो देखना चाहते हैं एस्से में, ठीक है। बाकी फुल फ्लेक्सिबिलिटी है, कुछ लोग पोयम लिख के आते हैं एस्से में, इट डजंट मैटर, everything works, you see the topper's strategy and choose your own, there are n number of ways to reach the same goal। जैसा हमें पता ही है कि भाई अगर किसी को रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाना है, कोई जो है कैब से जा सकता है, कोई मेट्रो से जा सकता है, कोई पैदल जा सकता है, कोई बाइसाइकिल से जा सकता है, कोई अपना स्कूटी से जा सकता है। तो सेम बात है, यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है, आप पैराग्राफ में लिखिए, आप बुलेट्स में लिखिए, आप दोनों मिक्स करके लिखिए, आपकी इच्छा है। टॉपर्स ने जो भी लिख रखा है, किसी भी एक स्टाइल को पकड़ो और लिख डालो। जैसे एमएस वर्ड में हमें काम करना होता है, बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं काम करने के, कोई रोमन में लिखता है, कोई कैलिब्रे, और भी बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, आपको जो पसंद आ रहा है लिख डालो। एग्जामिनर को क्रिएटिविटी तो चाहिए, भारत अगर डाइवर्सिटी का देश है तो वो चाहते भी है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में डाइवर्स आंसर्स आए, तो इस तरह से डाइवर्स पूल बना रहे। तो मेरा बस यही सजेशन है कि एक तो जैसे ही आपका प्रीलिम्स खत्म हो, पहले तो ऑप्शनल पे ध्यान दीजिए। उसके बाद जो है अपना जीएस 4 जो पेपर है या एसए, इनको ले लीजिए क्योंकि ये इजी पड़ता है, जीएस 4 और एसए, इसको जीएस 4 ले लीजिए बेटर, पहले ऑप्शनल फिर जीएस 4 को कर लीजिए। फिर जब तक आपके मैगजीन्स आने लग जाएंगे जीएस 2 और 3 के, फिर उनको कर डालिए, फिर जीएस 2 3 के पेपर लिख डालिए। फिर जो है अपना जीएस 1 का पेपर लिख सकते हैं। फिर जो है जैसे ये होता, और पहले तो आपने ऑप्शनल किया, फिर उसके बाद जीएस किया, फिर उसके बाद दोनों हैंड इन हैंड चलेगा। तो पहला 1 महीना मान लीजिए ऑप्शनल या 20 दिन, फिर उसके बाद 1 महीना, सवा 1 महीना मान लीजिए आपका जीएस, फिर आखिरी के 1 महीने में दोनों हैंड इन हैंड चलेगा। इस तरह से फिर जब आपका फाइनल एग्जाम आ रहा है, तो भाई जिस दिन भी आपका एसए, उससे 4-5 दिन पहले तक आपको ऑप्शनल पढ़ते रहना है। अगर मैथमेटिक्स ऑप्शनल है तो उससे एसए से 4 दिन पहले तक आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, भले ही 1-2 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करो। तो इस तरह से ऑप्शनल को भी छोड़ना नहीं है, एसए का जो भी पेपर होता है उससे 4-5 दिन पहले तक ऑप्शनल को भी, भले 1-2 ही 1 घंटे ही पढ़ो ऑप्शनल को, इट डजंट मैटर, लेकिन देखते रहना। फिर उसके बाद जब एसए आने वाला, उससे 3-4 दिन पहले तो अपना भाई एक्सक्लूसिव जीएस 1 जीएस 2 3 या 1 2 3 4 में लग जाएंगे। हो सकता जैसे एसए के बाद अपना जीएस 1 2 पेपर आएगा, देन 3 4 आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, एसए से जस्ट 1-2 दिन पहले आपने कौन सा आप प्रायोरिटाइज करेंगे, जीएस 1 2 करेंगे, और एसए से 3-4 दिन पहले आप जीएस
3-4 करेंगे, क्योंकि GS 3-4 जो है आखिरी में आएगा। तो जैसा मैंने बोला था स्पेस डिवीजन, यहाँ पे स्पेस डिवीजन का कॉन्सेप्ट आ गया। तो GS 3-4 आपने क्या किया, एसए से 4 दिन पहले पढ़ लिया, GS 1-2 जो है एसए से 1-2 दिन पहले पढ़ा, तो GS 1-2 आपने तुरंत रिपीट किया, और GS 3-4 आपने 4 दिन पहले पढ़ा, और GS 1-2 का जिस दिन पेपर हो गया, शाम में जो टाइम मिलता है उस दिन अपना GS 3-4 दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि उस दिन अच्छा ये होता है, GS 4 में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता है, और GS 3 जो है वो खूब वास्ट होता है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि GS 3 जो है 3 और 4 संडे को होता है, तो आपको सैटरडे शाम में जो टाइम मिलता है उसमें पढ़ डालिए 2 घंटे में जितना। और जो आपने संडे को एग्जाम दिया 12 से 2 के बीच में, मेरा एक और चीज बताता हूँ, जो 12 से 2 के बीच का जो गैप होता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है कि 12 बजे जैसे ही आपका पेपर छूटा, तो पहले 10-15 मिनट चिल कीजिए अपने आप को, दिमाग को चिल कराइए, क्योंकि अभी आपने 3 घंटे एग्जाम दे के आया, हाथ में दर्द होगा, सिर में भी दर्द होगा। तो बेस्ट ये है, गाने सुन लो या जो भी आपका रिक्रिएशनल एक्टिविटी है वो कर लो 10-15 मिनट, उसके बाद लंच कर लीजिए, फिर अगर आपको पढ़ना है आधे घंटे या 40 मिनट पढ़ लीजिए, फिर 1:45 के बाद एंटर कर जाइए एग्जाम में दोबारा। तो इस तरह से जो है 12 से 2 के बीच में भी ब्रेक लेना जरूरी है। तो 10 मिनट वहां पे 12 बजे के बाद तुरंत पढ़ना नहीं है, खाना नहीं खाना है, खाना खाना खा लो, इट्स ओके, बट तुरंत पढ़ना नहीं है। 12 के बाद जो है 10-15 मिनट अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए। 15-20 मिनट के बाद खाना खा सकते हैं, या इमीडिएटली खाना भी खा सकते हैं। उसके बाद जब आपका दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ, मे बी 12:30 या 12:40 के बाद से जो है आप दोबारा अगला जो पेपर जो भी आ रहा है, GS 2 आए या GS 4 आए, उसको पढ़ सकते हैं, या ऑप्शनल का पेपर नंबर 2 होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जैसा मैंने सुबह वाला टाइम बताया, अपने आप को दिन के लिए भी बना लीजिए, 9 से 12, 2 से 5 पेपर लिखने की भी आदत डालिए। मॉक्स अगर हो सके 9 से 12, 2 से 5 दीजिए, तो इससे जो है रियल एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस जो है वो रियल एग्जाम की तरह होना चाहिए, ऐसे चिल टाइप प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस जब टेस्ट दे रहे हैं तो हाँ भाई, प्रीलिम्स का टेस्ट दे रहे हैं तो 1.5 घंटे या 2 घंटे में ही देना है, मेंस का टेस्ट दे रहे हो तो 3 घंटे में ही देना है। ये नहीं कि आधा घंटा लिखा फिर ब्रेक ले लिया, इससे फायदा ही नहीं होगा। एग्जाम में आपको कहाँ ब्रेक मिलेगा, एग्जाम में तो दिमाग एकदम दौड़ता रहेगा, आखिरी में फिर सूझता नहीं है, तब आप क्या करेंगे। तो यही तो वो देखना चाहते हैं। तो इसीलिए जो है अपने दिमाग को बनाइए। जब मैंने बताया, अगर मान लो आपके पास 12 मिनट है, 3 सवाल लिखने 10 नंबर के, कुछ नहीं, इंट्रो कंक्लूजन लिख के बैठ जाइए, और बीच में बॉडी भरते रहिए जितना टाइम है आपके पास, जब तक एग्जामिनर कॉपी ना छीन ले। बस आपको कम से कम जहां आपको 1 नंबर मिलता है, यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा, दो दो एक एक नंबर यहाँ पे मैटर करेगा। बस यही था मेनली स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, सबसे पहले ऑप्शनल, फिर उसके बाद GS 4 को ले सकते हैं, फिर उसके बाद GS 2-3 ले लीजिए, फिर GS 1, फिर उसके बाद हैंड इन हैंड ऑप्शनल, और ये फिर एक साथ सब सारे लाइन खुल जाएंगे, ऑप्शनल भी चलेगा, GS भी चलेगा। और एसए के लिए मैंने बता दिया कि एसए में सबसे पहले जो है किसी भी टॉपर्स का देखिए या उनका स्टाइल पकड़िए एसए या मेंस के लिए, फिर अपना एसए का स्ट्रक्चरिंग लिखिए, फिर एसए लिख डालिए, फिर एसए चेक कराइए, फिर जो भी फीडबैक मिलता है अगेन एसए लिखिए, फिर आखिरी में जब एग्जाम अप्रोच करता है ना, तो स्ट्रक्चर से लिखना चालू कीजिए, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर का मतलब था ब्रेन स्टॉर्मिंग, 20-25 मिनट टॉपिक्स पे ब्रेन स्टॉर्म कीजिए, फिर अपने दोस्तों से मैच कराइए आइडिया कि देखो ये मैंने सोचा, तुमने क्या सोचा है, तो वहां सीखेंगे बहुत कुछ। तो ऐसे कोशिश कीजिए प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 5 to 6 ऐसे लिख दे, मतलब 3 टेस्ट दे देंगे, आपका काम हो जाएगा। हर टेस्ट में 2 ऐसे होते हैं, तो इस तरह से जो है 5 या 6 ऐसे आप लिख देंगे टोटल, तो 3 टेस्ट दे देंगे और 5 से 6 ऐसे हो जाएगा, उसके अंदर कवर 6 ऐसे कवर हो जाएगा। 6 ऐसे दे दीजिए और मे बी 8 या 10 स्ट्रक्चर्स बना लीजिए ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो इससे आपका ऐसे का प्रैक्टिस हो जाएगा सफिशिएंट। बाकी मैंने बाकी पेपर्स को तो मैंने बता ही दिया कि GS 1 to 4 के जो पेपर्स है उनके लिए 10 से 12 टेस्ट दे दीजिए। अगर आप 8 फुल टेस्ट भी दे देता तो भी काम हो गया, 8 फुल प्लस 4 सेक्शनल दे दिए तो भी काम हो गया। ये भी नहीं तो कम से कम 4 फुल दे दो GS 1 2 3 4 और 4 सेक्शनल ही दे दो। तो इट्स अप टू यू कि आपके पास कितना समय है, सब कुछ वर्क करेगा। रियल एग्जाम में नए नए क्वेश्चन आएंगे, वहां पे अपना दिमाग दौड़ाना है। तो इसीलिए दिमाग जो है रेस्ट भी देते रहना मेंस के टाइम। तो मेंस के टाइम आप 10 से 12 घंटे तक पढ़ सकते हो, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, उसके बाद रेस्ट लेना है, वरना दिमाग बर्न आउट हो जाएगा, रियल एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मेरा तो बहुत सिंपल फंडा रहता था, मैं 6 से 8 घंटे पढ़ता था इन जनरल। एग्जाम के 1 महीने पहले फिर मैं बढ़ाता था उसको, 10 से 12 कर देता था। और फिर एग्जाम मतलब फिर उसके बाद 9 होता था, फिर 10, फिर 11 से 12 घंटे होते थे एग्जाम के 1 हफ्ते पहले। लेकिन 12 को मैं कभी क्रॉस नहीं करता था, 11 भी शायद ही क्रॉस होता होगा, क्योंकि मैं ब्रेक्स बहुत लेता था। जो मेरे दोस्त तो वो देखते रहते होंगे, पढ़ता था फिर भाग जाता था कहीं, तो मैं इसीलिए भागता था ब्रेक्स लेने के लिए। मैं मॉर्निंग वॉक पे भी इसीलिए चले जाता था, या गाने सुनने चले जाता था, या कभी कभी मैं वीडियो गेम भी खेल डालता था मोबाइल पे। तो वो भी जो भी आपका ये है ना, ब्रेक्स लेते रहना है, आप पढ़िए फिर ब्रेक्स लीजिए, तो दिस वे आपका स्ट्रेस भी कम रहेगा और आपका दिमाग दौड़ेगा फिर। तो ये रियल एग्जाम में काम आएगा। फाइन अनिल, आपने लगभग सारे डायमेंशंस कवर किए, टाइम टेबल किस तरह से हैंडल करना, सब कुछ हैंडल करना है। और सबसे अच्छा लगा जिस तरह से आपने कॉन्स्टिट्यूशन को सिलेबस से कंपेयर किया, स्टडी से कंपेयर किया, स्पेस रिवीजन और पेपर अटेम्प्ट करने का जी तरीका,
That was wonderful and thank you very much for your time. I'm very sure कि students को काफी कुछ आपसे सीखने को मिलेगा, and from the जी entire जी team of GS Score, we wish you all the best. We wish that थैंक you यू become a wonderful officer in future. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग द प्रोग्राम थैंक यू